सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार एवं राम राम। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान का जनजातीय आंदोलन आपके कौन कौन से राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है। कई तरह की कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका जनजातीय आंदोलन नहीं है। हम बात करेंगे कि राजस्थान का जनजातीय आंदोलन आपके कौन कौन से थे। ऐसे आपके राजस्थान के 4 जनजातीय आंदोलन आप बात करेंगे हम चारों पर। देखो, पहला आपका भगत आंदोलन। पहला आपका कौन सा हो गया? भगत आंदोलन हो गया। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। तीसरे की हम बात करेंगे, ध्यान रखना, हमारा तीसरा जो जनजातीय जो आंदोलन है हमारा मीणा जनजातीय आंदोलन हो जाएगा। हमारा मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। चौथा हमारा हो जाएगा लसाड़िया। ध्यान रखना, लसाड़िया जनजाति आंदोलन। तो हमने बात की कि राजस्थान के 4 जनजातीय आंदोलन है, जिनमें पहले की बात करें हम, पहला आपका भगत आंदोलन है। दूसरे की हम बात करें, दूसरा आपका एक ही आंदोलन। तीसरा मीणा जनजातीय आंदोलन। और चौथे की हम बात करें तो आपका लसाड़िया आंदोलन। चारों आपके पूछे जाते हैं एग्जामों में। हम एक एक की बात करेंगे कि हम सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम एक एक जनजातीय आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहले की हमने बात की, पहला था हमारा भगत आंदोलन। देखो, भगत आंदोलन की बात करें तो देखो, स्थापना, भगत आंदोलन की जो स्थापना होती है 1911 ईस्वी। संस्थापक की बात करें, भगत आंदोलन का जो संस्थापक था वो आपके गोविंद गिरी। देखो, उद्देश्य क्या था इनका? जो उद्देश्य था भीलों में जनजागृति फैलाना था, जैसे कुप्रथा है, छुआछूत है, इनसे निजात दिलवाना था। ध्यान रखना, उद्देश्य था इनका, उद्देश्य भीलों में जनजागृति जगाना। देखो, इन्होंने एक और आपके ध्यान रखना, दूसरा इसमें आपके संप सभा की स्थापना की। संप सभा, ध्यान रखना, संप सभा। संप सभा की जो स्थापना की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना, संप सभा की जो स्थापना हुई थी गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। और ध्यान रखना, उद्देश्य इनका भी, उद्देश्य भीलों में जनजागृति फैलाना था। इनका उद्देश्य भी क्या था? भीलों में जनजागृति फैलाना था। तो संप सभा की स्थापना की बात करो, स्थापना 1883। संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक गोविंद गिरी। और बात की जाए उद्देश्य, भीलों में जन जागृति फैलाना। देखो, हमने बात की कि आपका भगत आंदोलन की स्थापना की बात की तो 1911 ईस्वी में भगत आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो 1911 में। और संत सभा की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1883 ईस्वी में की गई थी आपके। तो हम बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उससे आगे हम बात करेंगे इनके बारे में कि आपकी संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी। संस्थापक आपका गोविंद गिरी। उद्देश्य भीलों में जनजागृति फैलाना था इनका। और स्थापना 1911 में भगत आंदोलन की। संस्थापक गोविंद गिरी। उद्देश्य भीलों में जनजागृति फैलाना था। एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे देखो, बात करते हैं गोविंद गिरी की, बात करते हैं
आपके गोविंद गिरी। देखो, गोविंद गिरी की हमने बात की, जन्म की बात की, तो 20 दिसंबर 1858। मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु की हम बात करें तो 31 अक्टूबर 1931। और ये मृत्यु होती है, इनकी ध्यान रखना, कंबोई। और कंबोई जगह पड़ती है आपके गुजरात में। कहां पड़ेगी? गुजरात में। गुरु की बात करें, इनके जो गुरु था वो राज गुरु। जाति की बात करें तो बंजारा जाति। जन्म स्थान की बात करें कि इसका जो जन्म स्थान है तो वो आपका बासिया गांव। बासिया गांव ये पड़ता है डूंगरपुर। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? बासिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। और बात करें सहयोगी की, बात करें कि इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी का नाम था सुरजी भगत। सुरजी भगत। तो इनके सहयोगी का नाम क्या था? सुरजी भगत। और उपनाम की बात करें तो भीलों का राज गुरु। तो गोविंद गिरी की बात की जाए तो गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था तो आपके दिसंबर 1858 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और इसके जन्म की हमने बात की तो जो जन्म हुआ था वो बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ। जाति से बंजारा थे। जाति से क्या थे? बंजारा थे। इनका जो गुरु था, उनका गुरु का नाम था राजगुरु। गुरु राजगुरु। तो बाद में इनको आदिवासियों का भी क्या कहा जाने लगा? राजगुरु कहा जाने लगा। इनके सहयोगी की बात करें तो इनका जो सहयोगी था तो सहयोगी था सुरजी भगत। और भीलों का इनको राजगुरु कहा जाने लगा। और मृत्यु की बात करें तो 31 अक्टूबर 1931 की इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जाति से बंजारा थे। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, संत सभा का पहला जो अधिवेशन, बात करें संत सभा, इसका जो पहला अधिवेशन, संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में। और यह हुआ आपका मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। क्या होता है आपके? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ। और यहां बात की जाए आपके तो देखो, मानगढ़ धाम धाम हत्याकांड तो बात करते हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में। अगर हम बात की जाए, मानगढ़ धाम हत्याकांड जो आपके हुआ था, मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है आपके बांसवाड़ा में हुआ। कहा हुआ? आपके बांसवाड़ा में होता है। भील जो बटालियन थी, भील कोर के द्वारा यहाँ पर किसानों की सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिससे 1500 भील यहाँ आपके क्या होते हैं? शहीद होते हैं किसान आपके। और यहाँ आपके महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाला प्रथम बाग हत्याकांड कहा। देखो, इसके बारे में बात की जाए हम तो मानगढ़ धाम, ये मानगढ़ धाम पड़ेगा आपका बांसवाड़ा। घटना की बात करो, 17 नवंबर 1913, भीलकोल, भीलकोर के द्वारा किसानों की सभा पर
किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई। शहीद कितने हुए, तो शहीद की बात करें 1500। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने प्रथम जलियांवाला बाग का, तो देखो मानगढ़ जो दाम हत्याकांड था आपका, मानगढ़ दाम जो हत्याकांड था वो आपके 17 नवंबर 1913 को आपके बांसवाड़ा में होता है। और यहाँ पर भील कोर के द्वारा किसानों की सभा पर यहाँ गोलियां चलाई जाती है। और सब गोलियां जो चलाई जाती है उसमें वहां पर 1500 भील आपके क्या हुए, शहीद हो जाते हैं। तो उसे महात्मा गांधी ने प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसको क्या दिए, संज्ञा दिए। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड आपका कहाँ, बांसवाड़ा। घटना 17 नवंबर 1913 भील कोर के द्वारा यहाँ गोलियां चलाई जाती है जिसमें 1500 भील आपके क्या हुए, शहीद हो जाते हैं। और महात्मा गांधी ने इसे प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करें। देखो बात करें अगला आंदोलन दूसरा, एक ही आंदोलन। देखो देखो संस्थापक की बात करें मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के संस्थापक की जब बात करें तो आपके मोतीलाल तेजावत है। और ध्यान रखना उद्देश्य की बात करें भीलों में एक तो भीलों में जन जागृति फैलाना, भीलों में जन जागृति फैलाना, एकेश्वरवाद को एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। तीसरी बात की जाए तो पंचायतों का गठन करना। चौथी बात आपके छुआछूत और कुप्रथा को कम करना। देखो एक ही आंदोलन की हमने बात की ना, तो एक ही आंदोलन आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा चालू किया गया था आपके। और यह आंदोलन की अगर क्षेत्र की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए ना ये क्षेत्र कौन सा आपका, क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्र, तो ध्यान रखना बौमट क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र है, बौमट क्षेत्र। और बौमट क्षेत्र आपका सुरोई, उदयपुर, डूंगरपुर और आपका बास बड़ा। देखो बौमट क्षेत्र में चालू होता है आपका उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र आपका बौमट क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा आपका, बौमट क्षेत्र। सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में चलाया गया था आपका एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन चलाया था आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाते हैं। आदिवासी लोग उसे प्यार से बाबूजी कह के पुकारते थे। तो ध्यान रखना यह आपके बौमट क्षेत्र में चलाया गया था। यहाँ जो मेन जो उद्देश्य था छुआछूत और कुप्रथा को कम करना था, ग्राम पंचायतों का आपके गठन करना था, आपके एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था और भीलों में आपके जन जागृति फैलाना था। इनका मुख्य उद्देश्य था आपका। आगे की बात करें, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं
मोतीलाल तेजावत। देखो, मोतीलाल तेजावत। देखो, जन्म की बात करें तो 1886 जन्म होगा आपके कोल्लारी गांव। तो कोल्लारी गांव आपका पड़ेगा डूंगरपुर। देखो, कोल्लारी गांव आपका कहाँ है? डूंगरपुर। जाति की बात करें, ओसवाल जाति। जाति से क्या थे? ओसवाल जाति के थे। ठिकाना की बात करें कि कौन सा ठिकाना था आपका? जाड़ौल ठिकाना आपका, जाड़ौल ठिकाना। देखो, उपनाम की बात करें, उपनाम, इसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था। आदिवासियों का मसीहा। आदिवासी लोग प्यार से आदिवासी लोग प्यार से बाबजी कहकर बुलाते थे। कहकर बुलाते थे। देखो, मोतीलाल तेजावत जन्म 1886 में, कोलारी गांव आपका उदयपुर। कोलारी गांव उदयपुर में आपके, कोलारी गांव डूंगरपुर आपका। जाति से ओसवाल जाति थी। ठिकाना था आपका जारोल ठिकाना। उपनाम, उपनाम आदिवासियों का मसीहा। आदिवासी लोग प्यार से बाबजी कहकर बुलाते थे। बात की जाए, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, एक बार देख लो। मोतीलाल तेजावत जन्म आपका 1886 ईस्वी, कोल्लारी गांव डूंगरपुर, जाति थी ओसवाल जाति, ठिकाना था आपका जाड़ौल ठिकाना। और बात की जाए आपके जाड़ौल ठिकाने की, अगर बात की जाए ना आपके, तो उपनाम था इसको आदिवासी जाति आदिवासियों का मसीहा मानती थी और इसे बाबजी कहकर इसे बुलाती थी। और यहाँ भी आपके ध्यान रखना, मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ भी आपके क्या चलाई जाएंगी? गोलियां चलाई जाती है। और यहाँ भी एक हत्याकांड होता है आपका, नीमला गांव हत्याकांड, जो आपका 7 मार्च 1922 को होता है। 21 सूत्रीय मांगे यहाँ आपके, जिसको कहा जाता है 21 सूत्रीय मांगों की बात करेंगे कि आपके 21 सूत्रीय मांगे क्या है। एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर। देखो, बात करें 21 सूत्रीय मांग पत्र। देखो, 21 सूत्रीय मांग पत्र क्या है? जो 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था ना आपके, जो अकाल पीड़ित किसान और बेगारी प्रथा से जो जूझ रहे थे, जो किसान थे ना, बेगारी प्रथा से या पिछड़े क्षेत्र से आपके जो जनजाति थी आपके, जो बेगारी प्रथा से ग्रसित थी, उन किसानों की लगान दरों को कम करने के लिए सरकार को लिखा गया एक पत्र था। ध्यान रखना। देखो, 21 सूत्रीय मांग पत्र क्या था? अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित और बेगारी प्रथा से बेगारी प्रथा से जूझ रहे किसान और आदिवासी जनजाति की लगान दर को
कम करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, सरकार को लिखा गया पत्र। देखो अकाल पीड़ित, कौन सा पीड़ित? आपके अकाल पीड़ित और बेगारी प्रथा से जो ग्रसित जो आदिवासी जनजाति के जो लोग थे, उनकी लगान दर को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो लिखा गया जो पत्र था, सरकार को लिखा गया जो पत्र था आपके, वो आपका 21 सूत्रीय मांग पत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसका उपनाम की अगर हम बात करें ना, कि इसका उपनाम की अगर हम बात करें, उपनाम, तो ध्यान रखना मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। सही, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 21 सूत्र मांग लिखी किसने? ध्यान रखना लिखी, तो यह ध्यान रखना आपके मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। कहां से? तो लिखना जाड़ौल ठिकाना, आपका कौन सा ठिकाना था? जाड़ौल ठिकाना। देखो उपनाम क्या था? जो 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था ना आपका, उसको मेवाड़ की पुकार कहा गया। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यह आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखा गया पत्र था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, 21 सूत्रीय मांग पत्र कहा जाता है, और ये आपके जाड़ौल ठिकाने से लिखा गया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो आगे की बात करें, सर्वप्रथम आंदोलन की जो रूपरेखा थी आपके, सर्वप्रथम आंदोलन, देखो आपका जाड़ौल ठिकाना, ना हाकिम ना हुक्म, एक नारा दिया गया था आपका, ना हाकिम ना हुक्म का नारा, और यह दिया गया था आपका कब? 1921 ईस्वी में। और आपके कहां से दिया जाएगा? जाड़ौल ठिकाना, तो आप कह सकते हो उदयपुर। कहां से दिया जाएगा? उदयपुर से आपका दिया गया आपका। तो ध्यान रखना 1921 में जो आपका ना हुक्म ना हाकिम का जो नारा दिया गया था आपके 1921 में, आपके जाड़ौल ठिकाने से आपका दिया जाता है। यहाँ जो हत्याकांड होता है आपके, ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ एक नीमला गांव हत्याकांड होता है, उस पर बात करेंगे। देखो देखो नीमला गांव हत्याकांड, देखो 7 मार्च 1922 को, और ये नीमला गांव जो हत्याकांड है आपका उदयपुर में ही पड़ता है, तो 7 मार्च 1922 को यहाँ किसानों की सभा पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ गोलियां चलाई जाती है, जिसमें आपके 1200 भील आपके क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाते हैं। और महात्मा गांधी ने इसको दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। बात करते हैं इस पे। देखो नीमला गांव हत्याकांड, देखो घटना की बात करें, 7 मार्च 1922 कहां हुई? तो नीमला गांव,
नीमला गांव, उदयपुर। ध्यान रखो, किसानों की सभा पर, किसानों की सभा पर मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चलाई गई। ध्यान रखना, 7 मार्च 1922 को नीमला गांव हत्याकांड होता है आपके उदयपुर में। नीमला गांव हत्याकांड कहां हुआ आपका? उदयपुर में। 7 मार्च 1922 का होता है और यहां पर आपके गोलियां चलाई जाती है, मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। और यहाँ आपके 1200 भील, आपके ध्यान रखना कितने शहीद हुए आपके। बात करें शहीदों की, बात करें तो आपके 1200 भील आपके क्या हुए? शहीद। 1200 भील क्या हुए आपके? शहीद। और महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ध्यान रखना, नीमला गांव हत्याकांड में आपके 7 मार्च 1922 को होता है आपके। और यहाँ मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और 1200 किसान यहाँ आपके शहीद होते हैं, जिसको महात्मा गांधी ने आपका दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या दिया? आपको संज्ञा दी है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाएगा आपका? तो नीमला गांव हत्याकांड। महात्मा गांधी ने पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी है? तो आपका मानगढ़ धाम हत्याकांड आपका बांसवाड़ा में होता है, उसको पहला। और आपका नीमला गांव जो 7 मार्च 1922 को होता है, उसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या दी है? संज्ञा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं हम। देखो, महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत ईडर की पुलिस के सामने, ईडर की पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर देता है। देखो, ईडर की पुलिस के सामने यह आत्मसमर्पण कर देगा और इस पर एक बैठक बैठाई जाएगी, जांच आयोग बैठा जाएगा, जो माय इंद्रजा सभा कहलाता था। उसके बारे में बात करेंगे कि मेवाड़ की जो न्यायिक संस्था है ना, वो माय इंद्रजा सभा गठन किसने किया? राजा सज्जन सिंह के द्वारा 1880 में गठन किया जाता है और माय इंद्रजा सभा के द्वारा ही आपके मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, आपके बात करते हैं तो जांच आयोग, उसका नाम था महा इंद्रजा सभा। देखो, गठन की बात करें 1880 ईस्वी में, संस्थापक की बात करें महाराजा सज्जन सिंह, मेवाड़ की न्यायिक संस्था, ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत को, मोतीलाल तेजावत को महा इंद्रजा सभा द्वारा रिहा किया गया।
देखो मोतीलाल तेजावत को आपके ध्यान रखना, महात्मा गांधी के कहने पर ईडन की पुलिस के सामने ये क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। इस पर जांच आयोग की एक कमेटी बनाई जाती है, और ध्यान रखना उदयपुर में इसके ऊपर जांच होती है, और जांच होती है तो ये जांच आयोग जाएगा आपके किसके, महाइंद्रजा सभा, जिसको मेवाड़ की न्यायिक संस्था कहा जाता है। इसका गठन होता है 1880 ईस्वी में, और जो गठन करता है इनके, जो महाराणा सज्जन सिंह, जिसके द्वारा गठन किया जाता है, और उसके द्वारा मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है। तो कौन सी सभा के द्वारा, तो महाइंद्रजा सभा के द्वारा मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे की बात करते हैं। अगले जनजातीय आंदोलन पर हम बात करेंगे आगे, बात करते हैं तीसरा, मीणा जनजाति आंदोलन। देखो मीणा जनजातीय आंदोलन की बात की जाए तो मीणा जनजातीय आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मीणा की जातियों के दो प्रकार थे, एक तो जमींदार और एक चौकीदार। जमींदार मीणा खेती करते थे, पशुपालन करते थे, और चौकीदार मीणा गांवों में चौकीदारी का काम करते थे। 1924 में 1924 में आपके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था, किसको, मीणा जनजाति को। 1930 में इस पर एक जयराम पेशा कानून लागू कर दिया गया कि 12 वर्ष से ऊपर के जो महिला, जो पुरुष हैं, उनको रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है, और 1944 में आपका नीम का थाना सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता तो करेगा आपका मुनि मगन सागर करेगा, और वहां मीणा सुधार समिति का गठन करेगा आपका बंशीधर शर्मा के द्वारा किया जाता है। तो हम बात करते हैं पर मीणा जनजाति आंदोलन। देखो दो प्रकार आपके, पहला जमींदार मीणा। देखो जमींदार तो मीणा थे आपके, खेती और पशुपालन करते थे। दूसरा चौकीदार मीणा, ये ध्यान रखना आपको, चौकीदारी का काम, चौकीदारी का काम करते थे। तो उनका जो क्षेत्र था, आसपास जो क्षेत्र जहां पाया गया, तो ध्यान रखना ढूंढाड़ क्षेत्र। तो देखो मीणा जनजाति आंदोलन आपके दो प्रकार थे, जमींदार मीणा थे, तो खेती और पशुपालन करते थे, चौकीदार मीणा थे, चौकीदारी का काम करते थे। सर्वाधिक क्षेत्र पर जो पाए गए थे आपके ढूंढाड़ साथ, ढूंढाड़ के आसपास क्षेत्रों में आपके पाए गए थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते। देखो बात करें 1924, मीणा जनजाति को जाति को आपराधिक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया, या कह सकते हो आपके क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बात करें 1930, आपके जयराम पेशा
देखो 1930 में जो जयराम पेशा जो कानून लगाया गया था कि 12 वर्ष से ऊपर महिला हो या पुरुष, उनको रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। ये किस में निर्धारित किया गया था? आपका जयराम पेशा कानून। जो जयराम पेशा कानून का गठन होता है 1930। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 12 वर्ष से ऊपर महिला और पुरुष, महिला और पुरुष को थाने में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया। एक और आपका 1933 मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। देखो 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। 1930 में आपका जयराम पेशा कानून लागू हुआ और 1924 में आपके मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित किया गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखो 1944 नीम का थाना थाना सम्मेलन। देखो नीम का थाना सम्मेलन की बात करें तो 1944 में इसका गठन होता है, नीम का थाना सम्मेलन। और यहां अध्यक्ष बनाया जाता है आपके मगन मुनि सागर को अध्यक्ष बनाया जाता है। और मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का जो गठन करता है आपके बंशीधर शर्मा के द्वारा किया जाता है। तो देखो नीम का थाना सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा आपका मगन मुनि सागर। बात करें मीणा सुधार समिति का गठन, जो गठन किया था आपके बंशीधर शर्मा। तो बात करें 1946 बागावास सम्मेलन। देखो 1946 में जो बागावास सम्मेलन था तो 28 अक्टूबर 1946 को, ज्यादातर सरकार ने बातें मान ली तो 28 अक्टूबर 1946 को मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना 28 अक्टूबर 1946 मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट बात करें इस पे हम तो ध्यान रखना 1952 आपका जयराम पेशा कानून समाप्त। देखो 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। 1944 की बात करें तो आपका एक नीम का थाना सम्मेलन होता है जिसका अध्यक्ष बनाया जाता है मुनि मगन सागर को बनाया गया। मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया आपके बंशीधर शर्मा ने। और आपका बागाबाद सम्मेलन हुआ 1946 में, जिसमें 28 अक्टूबर 1946 को मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1952 में आपका जयराम पेशा कानून समाप्त हो जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो
लास्ट आपकी बात करें लसाड़िया आंदोलन, चौथा। देखो लसाड़िया आंदोलन, तो संस्थापक की बात करें संत मावजी, तो इसका जो संस्थापक था वो आपका संत मावजी था, जिसे विष्णु भगवान या कल्कि का अवतार माना जाता है। देखो संत मावजी, विष्णु भगवान का अवतार। दूसरा का कल्कि भगवान का अवतार। देखो उद्देश्य मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में जन जागृति के लिए चलाया गया आंदोलन। देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा आपका मेवाड़ अंचल है, आपका क्षेत्र की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा है आपका, आपका एक मेवाड़ अंचल, मतलब क्षेत्र की हमने बात की ना, उद्देश्य की आपका मेवाड़ मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में आपका चला गया। सामाजिक धार्मिक आपका सुधार आंदोलन कह सकते हैं इसको, आप कहना एक तरह का क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एक प्रकार का सामाजिक सुधार आंदोलन था आपके, है ना। और ये आपके संत मावजी की जो मुख्य पीठ थी आपकी डूंगरपुर, ध्यान रखना, संत मावजी की प्रमुख पीठ ये आपके डूंगरपुर सांवला गांव, बेणेश्वर धाम कहलाता है। तो देखो लसाड़िया आंदोलन संस्थापक था आपके संत मावजी, विष्णु भगवान का अवतार थे, कल की भगवान का अवतार माना गया। उद्देश्य मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में आपके जनजागृति आंदोलन को फैलाना था, जैसे आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, आपका मेवाड़ आंचल है आपका। संत मावजी की जो मुख्य पीठ थी वो आपके डूंगरपुर थी, और सावला गांव एक प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक धार्मिक और आपके सुधार आंदोलन करना था, आपके छुआछूत और कुप्रथा जैसी बीमारियों को क्या करना था, कम करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपका जनजाति जो आंदोलन है वो आपके समाप्त हुआ। हमारे YouTube चैनल @उज्ज्वल कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, और आपका ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बना रहे। आप सभी को धन्यवाद। प्रकाश।